अब जरा आगे की तरफ चलते हैं और कोवलेंट बॉन्ड का अपना सफर जारी रखते हैं। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमें ये पता करने की जरूरत होती है कि बॉन्ड जो हैं वो तो दो और तरह से भी क्लासिफाई होते हैं और वो क्लासिफाई होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पर। अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 से 0.4 का होगा तो आप कहेंगे कि ये बॉन्ड नॉन पोलर है। अगर ये डिफरेंस 0.5 से 1.7 का होगा आप कहेंगे कि ये बॉन्ड पोलर है। और अगर डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 का होगा तो फिर ये बॉन्ड जो है ये आयोनिक कहलाएगा। यानी कि पता ये लगा कि 0 से लेकर 1.7 तक जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, कोवलेंट होता है एटम्स के दरमियान में। ठीक है जी बात। एक रूल ये भी याद रखना है अलग से कि अगर एक नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल से मिले तो वो सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड बनाती है, चाहे कितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो जाए वो कभी भी आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाती। इसकी वजह मैं बता देता हूँ इस इंफॉर्मेशन की। पास पेपर में एक सवाल इस तरह आया कि एच और फ्लोरीन जो हैं, एच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, फ्लोरीन की 4.0 है। आप डिफरेंस निकाल कर देख लीजिए वो 1.9 का आ रहा है। तो उसने पूछा कि एच एफ के दरमियान जो बॉन्ड होगा ये कैसा बॉन्ड होगा, क्या ये आयनिक बॉन्ड होगा? तो हमने कहना है नहीं, क्योंकि एच भी नॉन मेटल है, एफ भी नॉन मेटल है, तो इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बन सकता। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है, लेकिन ये फिर भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड तो हो सकता है, ये आयोनिक बॉन्ड नहीं हो सकता। ये रूल आपने याद रखना है। अच्छा जनाब, अब अगली बात क्या आ गई? बॉन्ड नॉन पोलर भी हो सकते हैं, पोलर भी हो सकते हैं। अब जरा बॉन्ड और मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। देखिए जरा, इंफॉर्मेशन आपके सामने मैं लिख रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहां पर मैंने लिख दिया बॉन्ड की क्या सिचुएशन है और यहां लिख दिया मॉलिक्यूल की क्या सिचुएशन है। पहला केस मैंने बताया, पहला केस को मैं यहां लिख लेता हूं। पहला केस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो है 0 से 0.4 का। तो बॉन्ड होंगे नॉन पोलर और वो मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर होगा। बड़ी सीधी सी बात है। आपको कोई पूछ ले मीथेन के बॉन्ड कैसे हैं, आप कहेंगे नॉन पोलर। मीथेन मॉलिक्यूल कैसा है, आप कहेंगे नॉन पोलर। दूसरा केस देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाए 0.5 से 1.7 तक, तो फिर बॉन्ड हो जाते हैं पोलर। मॉलिक्यूल के दो रास्ते हैं, या तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा या मॉलिक्यूल पोलर होगा। सही है जनाब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाए तो बॉन्ड तो पोलर हो गया। अब बॉन्ड पोलर होने से उसके बाद जो मॉलिक्यूल है ओवरऑल उसको देखना पड़ेगा कि क्या वो नॉन पोलर है या पोलर है। दोनों में से कब क्या होगा वो देखकर मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रख दूंगा इस काम की, क्योंकि यहां से पेपर में सवाल जो है वो आने के इम्कान ज्यादा हैं। ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ गया। तो अगर कभी आपको देखना हो कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है वो तो पोलर हैं, अब वो मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं तो आपको देखना पड़ेगा ये। सबसे पहले उसमें मोर देन टू टाइप ऑफ एटम्स हों, और दूसरा अगर ये नहीं है तो उसमें लोन पेयर हो, तो फिर बात बन जाएगी। क्या मतलब, देखिए जरा, मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास है ये मॉलिक्यूल, गौर से देखिए CHCl3। आप बताइए कि इसके बॉन्ड कैसे हैं। आप कहेंगे कि ये तो बड़ा आसान सवाल है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया 0.7 का। 0.5 से ऊपर तो बॉन्ड पोलर हो जाते हैं। आप कहेंगे कि यहाँ पर जो बॉन्ड हैं वो पोलर हैं। बिल्कुल सही हो गई बात। अब मैं कहता हूं कि आप मुझे बताएं कि क्या ये मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं। तो आप कहेंगे कि क्योंकि यहाँ मोर देन टू टाइप्स ऑफ एटम्स है, तीन तरह के एटम नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल भी पोलर हो जाएगा। बिल्कुल सही हो गई बात। एक और मिसाल देखें। मैं कहता हूं कि आप मुझे बताइए वाटर
वाटर के बॉन्ड पोलर हैं या नहीं, तो आप कहेंगे वाटर के अंदर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, हाइड्रोजन की 2.1, डिफरेंस है 1.4 का, तो ये तो पोलर बॉन्ड है। आप कहेंगे कि यहाँ भी बॉन्ड तो पोलर हैं। अब मैं पूछता हूँ बताइए मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर। अब आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एटम्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इसके पास तो दो दो लोन पेयर हैं। इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल भी पोलर होगा। मैं तीसरी एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। मैं कहता हूं कि भाई CCl4 के बारे में बताइए। CCl4 के बारे में क्या ख्याल है। आप कहेंगे ये तो फिर से आसान सवाल आ गया। कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.7 का है। यहां तो बॉन्ड पोलर होंगे। अब आप कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल क्या होगा, तो आप कहते हैं कि यहाँ पे मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एटम्स नहीं, यहाँ पर एक कार्बन टाइप के एटम है, एक क्लोरीन टाइप के एटम है, और यहाँ लोन पेयर नहीं, कार्बन चौथे ग्रुप का मेंबर है, से मेंबर ऑफ फोर्थ ग्रुप, इसने 4 ही बॉन्ड बनाए हैं, तो यहाँ तो कोई लोन पेयर भी नहीं है। अब क्या करें, तो अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो हो जाएगा नॉन पोलर। कब होता है मॉलिक्यूल नॉन पोलर। बॉन्ड अगर पोलर हो तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर कब होता है, जब ये कंडीशंस सेटिस्फाई ना हो, यानी कि ओनली 2 टाइप्स ऑफ एटम्स आ जाएं और साथ नो लोन पेयर भी ना हो, तो फिर आप कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा। मिसाल एक और देखते हैं, क्योंकि बात जो है वो इंटरेस्टिंग और नई आ गई। कार्बन डाइऑक्साइड को आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बॉन्ड तो हो गए पोलर, बिल्कुल सही हो गई बात। मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं, मैंने कहा जी इसमें 2 टाइप के एटम है और इसमें लोन पेयर भी नहीं है। ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। बॉन्ड कैसे होंगे, आप कहेंगे पोलर होंगे। ये बात भी पता लग गई। ये एक इंटरेस्टिंग बात थी जो कि हमने देखी। ठीक है जी बात। तो ये 2 केसेस मैंने आपके, बल्कि असल में तो 3 केसेस हैं। नॉन पोलर बॉन्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर बॉन्ड पोलर मॉलिक्यूल, पोलर बॉन्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये सब हमने यहाँ किया। तो इससे आगे की तरफ चलते हुए हम आ जाते हैं एक नेक्स्ट डेफिनेशन पर, और वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो क्या होता है, इसको देख लीजिए। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जिसमें एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग कर लेता है, दोनों इलेक्ट्रॉन वो दे देता है दूसरे एटम को। जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर देता है आप उसे कह देते हैं कि ये डोनर है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है आप उसे कह लेते हैं कि ये एक्सेप्टर है। डोनर को कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, एक्सेप्टर को कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, डोनर को कहते हैं ल्यूइस बेस, एक्सेप्टर को कहते हैं ल्यूइस एसिड। सही हो गई जी बात। तो ये इनके डोनर के और एक्सेप्टर के नाम हैं। आपको कुछ मशहूर मिसालें जो हैं वो रख देता हूँ आपके सामने। सबसे पहले तो आप मुझे बता दीजिए कि अगर ऐसे कंपाउंड मैं आपके सामने रखता हूँ NH4 पॉजिटिव, ये रहा जी NH4 पॉजिटिव, तो यहाँ पे डोनर एटम का नाम बता दीजिए, एक्सेप्टर एटम का नाम बता दीजिए। नाइट्रोजन डोनर है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। डोनर एक्सेप्टर, बिल्कुल सही बात हो गई। अगली एग्जांपल लिखते हैं। अब मैंने एग्जांपल लिख ली OH3 पॉजिटिव। अब बताइए डोनर कौन है, एक्सेप्टर कौन है। वाटर डोनर हो गया, हाइड्रोजन एक्सेप्टर हो गया। यहां से एक और बात भी हमें समझने की जरूरत है कि कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में जो डिफरेंस है उनके वे ऑफ फॉर्मेशन में है। कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम करते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करता है, लेकिन जब बॉन्ड बन जाते हैं तो सारे बॉन्ड एक जैसे हो जाते हैं। इस बात का मतलब यह है कि यहाँ पर 4 बॉन्ड हैं, इनमें से 3 बॉन्ड कोवलेंट हैं। कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, 3। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं, 1। आपको पता करना है कि इनमें से हर बॉन्ड जो है उसमें कोवलेंट कैरेक्टर कितना है। तो आप कहेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड की तादाद डिवाइडेड बाय टोटल बॉन्ड्स की तादाद मल्टीप्लाइड बाय 100। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की का परसेंट कोऑर्डिनेट कैरेक्टर कितना है, आप कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की तादाद डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट
multiplied by 100, यानी कि every bond is 75% covalent, every bond is 25% coordinate. क्यों परसेंटेज निकाली? क्योंकि बॉन्ड्स बनने के बाद देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. यहां पर अगर हम देखें टोटल बॉन्ड कितने हैं? 3. टोटल बॉन्ड कितने हैं? 3. कोवलेंट बॉन्ड है 2, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है 1. कोवलेंट कैरेक्टर यहाँ कितना है? 66%. और कोऑर्डिनेट कैरेक्टर यहाँ कितना है? 33%. अब देखिए आपके सामने और मिसालें रख रहा हूं. HClO, HClO2, HClO3, HClO4, इन सब मिसालों में जो क्लोरीन है वो डोनर है और जो ऑक्सीजन है वो एक्सेप्टर है. इसी तरीके से HNO2, HNO3, इन दोनों एग्जाम्पल्स में भी नाइट्रोजन जो है वो डोनर है और ऑक्सीजन जो है वो एक्सेप्टर है. इसी तरीके से आपने ये मिसाल भी पढ़ी है Cl नेगेटिव प्लस FeCl3 से बन रहा है FeCl4 नेगेटिव. ये आपने पढ़ा हुआ है हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में. यहाँ पर डोनर है Cl नेगेटिव और एक्सेप्टर है ट्रांजिशन मेटल. ट्रांजिशन मेटल आमतौर पर एक्सेप्टर होती हैं. और कौन कौन सी चीजें डोनर या एक्सेप्टर हो सकती हैं? डोनर हो सकते हैं नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट, ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट, क्लोरीन जैसे एलिमेंट. और एक्सेप्टर कौन हो सकते हैं? एक्सेप्टर हो सकते हैं मशहूर मशहूर एक्सेप्टर आपने कौन से पढ़े हुए हैं? BF3, BCl3, AlCl3 और एक FeCl3, यानी कि ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्टर हो सकती हैं. और थर्ड ग्रुप के एलिमेंट एक्सेप्टर हो सकते हैं और प्रोटॉन भी एक्सेप्टर हो सकता है. तो मशहूर मशहूर मिसालें भी आपके सामने आ गई. आज हमने पढ़ लिया तीनों तरह के बॉन्ड्स और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उनको डिस्कस करेंगे. आज के हवाले से कोई सवाल है तो बता दीजिए. जी. कोवलेंट और कोऑर्डिनेट का क्या जी? परसेंटेज, परसेंटेज जी मैं बता देता हूँ. आपको एक कंपाउंड देगा जिसमें कोवलेंट बॉन्ड भी होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होंगे. आपने करना ये है कि जो कोवलेंट बॉन्ड्स की तादाद है उसे ऊपर रखना है और जो टोटल बॉन्ड्स की तादाद है उसे नीचे रखकर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है. जो आंसर आएगा उसे आप कहेंगे कि इस कंपाउंड में ये कोवलेंट कैरेक्टर है. इसी तरीके से कोऑर्डिनेट कैरेक्टर निकालने के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की तादाद को ऊपर रखेंगे, को टोटल बॉन्ड्स की तादाद को नीचे रखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये आ जाएगी कोऑर्डिनेट कैरेक्टर की परसेंटेज. इसी तरीके से किसी भी कंपाउंड में निकाल सकते हैं. ठीक है जी बात. जी. आयनिक कैरेक्टर और कोवलेंट कैरेक्टर का ट्रेंड क्या है? नीचे की तरफ जाते हुए ग्रुप के अंदर, ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हुए मेटल्स के लिए ये असल में ट्रेंड बन नहीं सकता. मेटल्स के लिए आयोनिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है. ठीक है जी. और अगर नॉन मेटल्स तो उनमें नीचे की तरफ जाते हुए आयनिक कैरेक्टर कम होता है. जब आयनिक कैरेक्टर कम होगा तो साफ जाहिर है कि कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा और जब आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो साफ जाहिर है कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा. तो मेटल्स के लिए कोई और ट्रेंड है, नॉन मेटल्स के लिए कोई और ट्रेंड है. मेटल्स के लिए आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटल्स के लिए कम होता है. मेटल्स के लिए कोवलेंट कैरेक्टर कम होता है, नॉन मेटल्स के लिए कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है. ठीक है जी बात. चलिए जनाब, छुट्टी करते हैं जी. ये जो पोलर बॉन्ड के बाद पता लगता है कि पोलर है या नॉन पोलर, इसका तरीका ये है कि अगर बॉन्ड पोलर हैं तो उसके बाद आपको मॉलिक्यूल में देखना है कि एटम्स की टाइप कितनी है. अगर 2 टाइप के एटम हैं तो फिर आपको देखना है वहां पे कोई लोन पेयर है या नहीं. अगर 2 टाइप के एटम हुए और लोन पेयर ना हुआ तो इसका मतलब है वो मॉलिक्यूल में बॉन्ड तो पोलर थे लेकिन वो मॉलिक्यूल पोलर नहीं था, वो मॉलिक्यूल था नॉन पोलर. ठीक है जी बात. अगर इनमें से दोनों कंडीशंस में से कोई भी सेटिस्फाई ना हुई, यानी कि 3 टाइप के एटम आ गए, 4 टाइप के एटम आ गए या फिर कोई लोन पेयर आ गया, तो बॉन्ड पोलर होने के साथ-साथ मॉलिक्यूल भी पोलर हो जाएगा, जैसे वाटर, जैसे CH Cl3 या कोई भी और एग्जांपल. हो जाएगी जी बात.
कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है जनाब। देखें, कार्बन सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के साथ दो टाइप के एटम लगे हुए हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं है कार्बन पे। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर देखना होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को देखें जनाब, कार्बन मोनोऑक्साइड देख लें। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इसमें यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, दोनों एटम पे लोन पेयर है। ये कैसे नॉन पोलर होगा? इसमें तो लोन पेयर है। ठीक है जी। जी, सेंट्रल एटम पे देखना है जी, बाकियों पे नहीं। यहाँ पे ऑक्सीजन में लोन पेयर है, यहाँ पे क्लोरीन में लोन पेयर है, उनको नहीं देख रहे, सिर्फ सेंट्रल एटम को देख रहे हैं। ठीक है जी बात। चलिए, ओके जी, अल्लाह हाफिज।